तो वो मुड़ क्यों जाती है, या फिर अलग-अलग खूबसूरत रंगों में कैसे बिखर जाती है? स्क्रीन पर दिख रहा ये शानदार नज़ारा सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक की सीधी झलक है। बिना किसी भारी भरकम फिजिक्स में उलझे, अगर सीधे शब्दों में कहें, तो प्रकाश या लाइट हमेशा एकदम सीधी रेखा में नहीं चलती। जब भी ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है। और इसी जादुई सी लगने वाली घटना को हम रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमारे चश्मे के लेंस से लेकर आसमान में बनने वाले सतरंगी इंद्रधनुष तक, ये सब इसी का कमाल है। अब इससे पहले कि हम थ्योरी में बहुत गहराई तक जाएं, चलिए एक असली चुनौती लेते हैं। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा गया था। जब प्रकाश किसी विरल माध्यम यानी हल्के मीडियम से सघन माध्यम यानी भारी या घने मीडियम में प्रवेश करता है, तो उसकी स्पीड का क्या होता है? क्या वो तेज हो जाती है, धीमी हो जाती है, या फिर बिल्कुल वैसी ही रहती है? ये सवाल सीधे तौर पर यह चेक करता है कि लाइट के इस बेसिक बर्ताव को हमने कितना समझा है। ठीक है, तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। इसे समझने के लिए हमें ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व को समझना होगा। अब इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे लाइट एक धावक है, एक रनर है। हवा जैसा विरल माध्यम उसके लिए एकदम साफ और खुले मैदान की तरह है, जहां वो बिना किसी रुकावट के पूरी स्पीड से दौड़ सकता है। लेकिन पानी या कांच जैसा सघन माध्यम बाधाओं से भरे एक ट्रैक की तरह है। जब लाइट इस ट्रैक पर उतरती है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऑप्टिकल डेंसिटी बस यही नापती है कि कोई भी चीज लाइट के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट बन रही है। माध्यम जितना ज्यादा घना होगा, लाइट का उसमें से गुजरना उतना ही मुश्किल होगा। और इसी के साथ हम अपने उस एग्जाम वाले सवाल के सही जवाब पर पहुंच जाते हैं। लाइट की स्पीड कम हो जाती है जब भी प्रकाश हवा जैसी हल्की जगह से पानी या कांच जैसी भारी जगह से टकराता है, तो रुकावटें बढ़ जाती हैं। सोचिए, जैसे कोई एक खाली हाईवे से अचानक किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में आ गया हो। जाहिर सी बात है, स्पीड कम हो ही जाएगी, है ना? फिजिक्स का ये एक बहुत ही बेसिक नियम है, जिस पर आगे चलकर लाइट के कई सारे शानदार चमत्कार टिके हुए हैं। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रकाश के अपवर्तन के पीछे के इसी फिजिक्स को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। एग्जाम्स में पूछे जाने वाले अपवर्तन के रहस्य और इसके सारे बुनियादी नियम आज सब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो आज हम जिन अहम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, वो है प्रकाश के अपवर्तन के बेसिक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी की तुलना, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आखिर में रियल लाइफ में होने वाले कुछ बड़े ही अजीबोगरीब दृष्टिभ्रम। चलिए, अब अपने दूसरे अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वैज्ञानिक सिर्फ ये कहकर नहीं रुक जाते कि लाइट धीमी हो गई, वो इसे एकदम सटीक तरीके से नापते भी हैं। और आरआरबी जेई के एग्जाम में आया ये सवाल बिल्कुल यही पूछता है कि आखिर इस बदलाव को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। किसी भी चीज का अपवर्तनांक, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो हवा में प्रकाश की स्पीड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? यहीं पर विज्ञान अपना असली गणितीय जादू दिखाता है। इस फॉर्मूले को अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें बस एक अनुपात या कह लें एक रेशियो चाहिए। हम हवा में लाइट की स्पीड लेते हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज है, और उसे उस खास पदार्थ के अंदर लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। बस जो नंबर निकल कर आता है, वो हमें बताता है कि वो पदार्थ लाइट को कितना ज्यादा धीमा कर रहा है। ये रेशियो जितना बड़ा होगा, वो चीज लाइट को उतनी ही ज्यादा ब्रेक लगाएगी। है ना एकदम सिंपल, लेकिन बेहद पावरफुल फॉर्मूला। आइए अब एक और क्विक टेस्ट लेते हैं। रोजमर्रा की चीजों को कंपेयर करते हुए ये सवाल पूछा गया है कि हवा, बेंजीन, पानी और तारपीन के तेल, इन चारों में से ऑप्टिकली कम सघन कौन सा है? आसान भाषा में कहें तो इनमें से किस में लाइट सबसे आसानी से और सबसे तेज स्पीड से ट्रैवल करेगी? अलग अलग मटेरियल्स के नेचर को समझने के लिए ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। एकदम सही सोचा, इसका जवाब है हवा। फिजिक्स में वैक्यूम या निर्वात के बाद हवा को ही सबसे बेसिक विरल माध्यम माना गया है। बेंजीन, पानी या तेल के मुकाबले हवा के कण काफी दूर दूर होते हैं, जिसका मतलब है लाइट के लिए कोई खास ट्रैफिक जैम नहीं। वो बिना किसी बड़ी रुकावट के आराम से गुजर सकती है। और यही वजह है कि हम अपने आसपास की दुनिया को हवा के आर पार इतनी सफाई से देख पाते हैं। और हवा के इसी हल्केपन को जब हम दुनिया की सबसे सघन यानी सबसे घनी चीजों में से एक हीरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो नतीजा बड़ा ही हैरान करने वाला होता है। 2.42 ये हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हवा के मुकाबले लाइट हीरे के अंदर जाते ही 2.42 गुना तक धीमी हो जाती है।
हीरे में जो वो लाजवाब चमक होती है ना, वो दरअसल इसी वजह से होती है कि वो लाइट को अपने अंदर कितनी जोर से ब्रेक लगाता है और उसे मोड़ देता है। चलिए, अब इस खेल को थोड़ा पलट देते हैं। क्या होगा जब लाइट किसी सघन माध्यम जैसे कि कांच से वापस विरल माध्यम यानी हवा में जाने की कोशिश करे? जब लाइट बाहर निकलती है तो वो थोड़ा दूर की तरफ मुड़ जाती है, और यहीं एंट्री होती है क्रिटिकल एंगल की, जो कि रिफ्रैक्शन की एक तरह से आखिरी बाउंड्री लाइन है। अगर हम लाइट के टकराने के एंगल को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां बाहर निकलने वाली लाइट हवा में जाने के बजाय कांच और हवा के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल यानी 90 डिग्री पर चलने लगती है। बस इसी खास बाउंड्री वाले एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। अगर लाइट को उस क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा और आगे धकेल दिया जाए, तब क्या होगा? असल जादू यही होता है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट कांच जैसे सघन माध्यम के अंदर होती है और हम उसे क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर सरफेस से टकराते हैं, तो लाइट बाहर निकल ही नहीं पाती। इसके बजाय सरफेस एक शीशे की तरह काम करता है और लाइट टकराकर पूरी तरह से उसी माध्यम के अंदर वापस लौट आती है। लाइट अब अंदर ही फंस चुकी है और लगातार रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट के इस तरह अंदर फंस जाने का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और आरआरबी एनटीपीसी का ये सवाल सीधा इसी से जुड़ा है कि आखिर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। आज के समय में जो हम हाई स्पीड इंटरनेट चलाते हैं, जो भारी भरकम डेटा पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, ये सब फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जाल से ही मुमकिन है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये केबल्स आखिर काम कैसे करते हैं? और इसका जवाब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी हां, यही वो जादुई तकनीक है जिसने पूरी आधुनिक दुनिया को एक साथ जोड़ कर रखा है। इन कांच के पतले तारों या ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर लाइट को कुछ इस तरह से छोड़ा जाता है कि वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर ही सरफेस से टकराती है। नतीजा, लाइट कभी बाहर नहीं निकल पाती और बिना अपनी कोई भी एनर्जी खोए केबल के अंदर जिगजैग करते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। मतलब, फिजिक्स का ये एक छोटा सा नियम हमारे घरों तक तेज तर्रार इंटरनेट लेकर आता है। चलिए, टेक्नोलॉजी से थोड़ा वापस प्रकृति की तरफ लौटते हैं। भीषण गर्मी में रेगिस्तान से गुजरते हुए लोगों को अक्सर दूर रेत पर पानी की एक झील दिखाई देती है ना? लेकिन जब वो बेचारे पास पहुंचते हैं तो वहां सिवाय सूखी रेत के और कुछ नहीं होता। अब ये कोई भूतिया जादू नहीं है, बल्कि लाइट का किया हुआ एक और बड़ा कमाल है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि इस मशहूर दृष्टिभ्रम यानी इल्यूजन को आखिर क्या नाम दिया गया है? इसे कहा जाता है मृगमरीचिका या मिराज। तो यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि मिराज कोई दिमागी वहम नहीं है। ये तो बस रियल वर्ल्ड में हो रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। होता यह है कि रेगिस्तान में जमीन के पास की हवा बहुत ज्यादा गर्म होकर हल्की या विरल हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा थोड़ी ठंडी और सघन होती है। तो जब आसमान से लाइट ठंडी हवा से गर्म हवा की परतों में आती है तो वो क्रिटिकल एंगल को पार कर जाती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमें लगता है कि जमीन पर पानी है जिसमें आसमान दिख रहा है, जबकि असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ मुड़ा हुआ प्रकाश होता है। अगर आज के पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: जब भी आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो लाइट बाहर जाने के बजाय उसी सघन माध्यम के अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक बार लाइट की किरणें उस क्रिटिकल लिमिट को पार कर लें और अंदर फंस जाएं तो अपवर्तन का नियम खत्म हो जाता है और परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का नियम शुरू हो जाता है। बस इस एक सिंगल रूल को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो आज डिस्कस किए गए हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है, चाहे बात हमारे घरों के इंटरनेट केबल की हो या रेगिस्तान में दिखने वाले उस झूठे पानी की। तो अब इस विश्लेषण को एक बहुत ही दिलचस्प सोच के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे लाइट की स्पीड धीमी होती है, कैसे वो मुड़ जाती है और कैसे वो हमें वो चीज़ें दिखा सकती है जो असल में वहाँ हैं ही नहीं, जैसे एक कड़कती धूप में पानी। अब ज़रा सोचिए, अगर लाइट जैसी इतनी बेसिक चीज़ इतनी आसानी से हमारी आंखों को धोखा दे सकती है, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी और कितनी चीज़ें होंगी जिन्हें हम सच मान बैठे हैं, लेकिन क्या पता वो भी सिर्फ लाइट की ही कोई चालबाजी हो। विज्ञान हमें हमेशा सवाल पूछना सिखाता है, इसलिए अपने आसपास की दुनिया को देखते रहिए और सवाल उठाते रहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर किसी नए रहस्य की गहराई में